यहाँ मैंने बेटा 5 क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और ये आपके प्योर ऑब्जेक्टिव हैं। 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इन्हें बेटा बाइफरकेट कर दे रहे। ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये है आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन, फिर ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, फिर है आपका फिफ्थ क्वेश्चन और ये है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। तो देखिए एक बात पहले क्लियर कर दे रहा हूं कि फॉन्ट साइज में कोई भी आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सही है। फॉन्ट साइज मैं क्वेश्चन एक या 2 बार रिपीट करूंगा तो वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आज के लेक्चर के आखिरी के 6 क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, फाइंड सर्ज इंपिडेंस ऑफ लाइन व्हेन इंडक्टेंस इज 160 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस इज 1 माइक्रो हेनरी। सॉरी कुछ गड़बड़ है, कैपेसिटेंस आपका हेनरी में कैसे हो जाएगा, सही है। जो कैपेसिटेंस होगा वो आपका किस में होगा, कैपेसिटेंस होगा आपका फैरेड में, सही है। कैपेसिटेंस इज माइक्रो फैरेड, सही। अब ए ऑप्शन दे रखा है 200 ओम, बी दे रखा है 400 ओम, सी दे रखा है 160 ओम, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, फाइंड सर्ज इंपिडेंस ऑफ लाइन व्हेन इंडक्टेंस इज 160 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस इज 1 माइक्रो फैरेड। ए है आपका 200 ओम, बी है 400 ओम, सी है 160 ओम, सही। डी ऑप्शन लिखा नहीं है, जगह नहीं थी। डी आपका था वैसे 800 ओम, चाहो तो लिख लीजिए। जो डी आपका ऑप्शन था वो था आपका 800 ओम। चलिए क्वेश्चन तो ये खैर 1 सेकंड 10 सेकंड का भी नहीं है। यहाँ आपको सर्ज इंपिडेंस निकालना। देखिए आपको क्या क्या डेटा गिवन है, सही है। जो आपको डेटा गिवन है वो क्या है कि आपको इंडक्टेंस ऑफ द लाइन क्या दे रखा है, इंडक्टेंस ऑफ लाइन। लाइन से मतलब क्या है, ट्रांसमिशन लाइन होगा, ठीक है। तो इंडक्टेंस यानी एल की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, एल की वैल्यू बेटा दे रखी है आपको 160 मिली हेनरी। यहां पे एल की वैल्यू आपको दे रखी है 160 मिली हेनरी, ठीक है। सेम उसी तरीके से कैपेसिटेंस क्या दे रखा है, कैपेसिटेंस ऑफ लाइन, सही। तो अगर मैं कैपेसिटेंस ऑफ लाइन की बात करता हूं तो कैपेसिटेंस ऑफ लाइन क्या दे रखा है 1 माइक्रोफैरेड, सही। ये डेटा गिवन है। फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड आपको करना है सर्ज इंपिडेंस। फाइंड आपको क्या करना है, सर्ज इंपिडेंस। कि भाई सर्ज इंपिडेंस की आपकी वैल्यू क्या होगी, सही है। तो जनरली सर्ज इंपिडेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्ज इंपिडेंस को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड सफिक्स एस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिंपल जेड एस पावर होता है अंडर रूट एल अपॉन सी। तो देखिए जेड एस होता है आपका अंडर रूट एल अपॉन सी। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको इंडक्टेंस की बात हो, इंडक्टेंस वैल्यू क्या दे रखी है, इंडक्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है 160 मिली हेनरी। सेम कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या दे रखी है 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। यानी यहां पे आप सिंपल, अब बात समझिए 160 मिली हेनरी है तो इसे मैं हेनरी में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, तो क्या करना होगा 160 इंटू 10 टू की पावर -3। सेम उसी तरीके से कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है 1 माइक्रोफैरेड, तो इसे मैं क्या कर ले रहा हूं 1 इंटू 10 टू की पावर माइक्रो है तो 1 इंटू 10 टू की पावर -6। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्व होकर क्या आएगा, 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +3 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 160 1 2 3 ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 400 ओम, ठीक है। ये आपका सॉल्व होके 400 ओम आएगा। जेडएस आपका आ गया 400 ओम। तो कौन सा ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा, इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका डी वाला ऑप्शन, ठीक है। ठीक, तो देखो जो ये सवाल है, इस सवाल का नेचर क्या था, ये सवाल आपको बेटा 5 सेकंड का भी नहीं है। मैंने तो भले इसमें शायद 3-4 मिनट लगा दिए, सही, चूंकि मैं चीजें लिखाता हूँ बताता हूँ, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल
देखा भैया आपको सर्ज इंपेडेंस निकालना है, तो आपने देखा कि आपको सवाल में क्या क्या डेटा गिवन है। आपने देखा कि सवाल में वही मुझे इंडक्टेंस वैल्यू दे रखी है 160 मिली हेनरी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूँ तो कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोफैरड, सही। 160 मिली हेनरी का मतलब क्या हुआ, 160 इंटू 10⁻³ हेनरी, ठीक है। सेम अगर मैं माइक्रोफैरड की बात करूँ तो माइक्रोफैरड क्या होगा, 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, ठीक। और सिंपल जेड बराबर √L/C, सिंपल आपने जेड बराबर √L/C फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन ही है, कुछ ऐसा खास नहीं है इस सवाल में। तो पहला सवाल अभी इस जो बोर्ड पे लिखा है वो हुआ आपका, शायद 6-7 क्वेश्चन मैंने पहले कराए थे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 3 मैंने सब्जेक्टिव टाइप के कराए, और अब ये 5-6 क्वेश्चन आपके प्योर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, द नेगेटिव फेज सीक्वेंस इज ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। देखो यहां मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन आपका एग्जाम में बेटा जो लिख के आएगा वो आपका इस तरीके से लिख के आएगा 3, मैं बीच बीच में ये बात इसलिए बता देता हूं कि कहीं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, 3 फेज सिंक्रोनस, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो देखिए द नेगेटिव फेज सीक्वेंस इन ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर एग्जिस्ट when motor is, ए ऑप्शन है बेटा अंडर लोडेड, बी ऑप्शन है ओवर लोडेड, सी है आपका सप्लाइड विथ अनबैलेंस वोल्टेज। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, द नेगेटिव फेज सीक्वेंस इन ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर एग्जिस्ट व्हेन मोटर इज, ए है बेटा अंडर लोडेड, बी है आपका ओवर लोडेड, सी है आपका सप्लाइड विथ अनबैलेंस वोल्टेज। तो बताइए, इस टाइप के क्वेश्चंस कई सारे करा चुका हूं मैं आपको। ये किसका क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है बेटा आपका पावर सिस्टम एनालिसिस का। तो यहां किसकी बात हो रही है, यहां बात हो रही है आपकी नेगेटिव फेज सीक्वेंस की, यहां पे नेगेटिव फेज सीक्वेंस की बात हो रही है। और किसमें हो रही है, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में बात हो रही है। नेगेटिव फेज सीक्वेंस की बात हो रही है और 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में बात हो रही है। कब आएगा, ऑब्वियस सी बात है जब सप्लाइड विद अनबैलेंस वोल्टेज, जब अनबैलेंसिंग वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। अनबैलेंसिंग के केस में आपके सीक्वेंस कंपोनेंट पिक्चर में आते हैं बेटा, सही। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, सही है बस, ठीक। और अगर मैं आपको नेगेटिव सीक्वेंस करंट होती है या वोल्टेज होते हैं, क्यों प्रोड्यूस होते हैं, ये आपके प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज द अनबैलेंस करंट इन पावर सिस्टम। ये पॉइंट लिख लीजिए, नेगेटिव सीक्वेंस करंट, नेगेटिव sequence current are produced due to the, किसकी वजह से होगा, यहाँ पे करंट की, यहाँ पे करंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे अनबैलेंस करंट जो होगी, सही, ड्यू टू द अनबैलेंस करंट इन पावर सिस्टम। अब चाहे वो बेटा आपका सिंक्रोनस मोटर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपका मशीन, चाहे आपका इंडक्शन हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन हो, नेगेटिव सीक्वेंस करंट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द अनबैलेंस करंट, इन पावर सिस्टम, सही है। तो नेगेटिव सीक्वेंस करंट आपकी क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो आपकी अनबैलेंस करंट होती है, सही है। और अगर मैं आपकी बात कर लेता हूं कि इनके फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, द फ्लो ऑफ द नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स, जो ये इनकी डायरेक्शन होती है फ्लो होने की, वो बेसिकली आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है, सही है। द फ्लो ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस करंट इन इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन में से बोल दे, चाहे जनरेटर है आपका या आपका मोटर है, सही है, आर यूनिडायरेक्शनल, सॉरी, ये आपके अनडिजायरेबल होता है। मतलब अगर हेल्दी सिस्टम की बात की जाए तो हेल्दी सिस्टम में बेटा आपका नेगेटिव सीक्वेंस करंट या जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। बैलेंस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट या फिर पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ही एग्जिस्ट करता है, सही है। क्योंकि इन करंट की वजह से होता क्या है, इन करंट की वजह से ये होता है कि ये करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। जब टेम्परेचर राइज हो जाता है तो पर्टिकुलर इक्विपमेंट के डैमेज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, सही है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, द फ्लो ऑफ negative
सीक्वेंस, डायरेक्शन डिपेंड करता है, ठीक है, नेगेटिव, द फ्लो ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस करंट इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अब चाहे बेटा वो आपका जनरेटर हो, जनरेटर मतलब अल्टरनेटर, सिंक्रोनस जनरेटर, और मोटर हो, इंडक्शन मोटर, सही। अगर पावर सिस्टम की बात करते हैं तो पावर सिस्टम में जनरली जनरलाइज बात हो रही है, मेजर ऑफ जनरेशन अल्टरनेटर से ही हो रहा है, सिंक्रोनस जनरेटर से। और मोटर साइड में बात करो तो इंडक्शन मोटर यूज होती है, जनरलाइज बात हो रही है, सही है, रट मत लेना। द फ्लो ऑफ द नेगेटिव सीक्वेंस करंट इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जनरेटर और मोटर इज अनडिजायरेबल, इज अनडिजायरेबल, सही है। ये आपकी अनडिजायरेबल होती है, ये नहीं होना चाहिए, सही है। और इसकी वजह से आपका होता क्या है कि ये करंट जो होती है आपकी, ये आपका टेम्परेचर बहुत ही जल्दी सडनली राइज कर देती है, सही है। These currents should suddenly इंक्रीज द टेम्परेचर। क्योंकि देखिए टेम्परेचर की कहानी यहाँ पे कहाँ से आ रही है, टेम्परेचर की कहानी ये आ रही है, अगर करंट का मैग्नीट्यूड बेटा आपका ज़्यादा होगा, करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो जो आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं, सही है। तो आई, अब इसमें स्क्वायर है तो यानी आई स्क्वायर आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, और ये आपके किस फॉर्म में आपके डिसिपेट होंगे, हीट फॉर्म में होंगे, यानी हीट ज़्यादा होगा। जब हीट ज़्यादा होगा तो फिर टेम्परेचर आपकी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिंपल सीक्वेंस कंपोनेंट की। वैसे तो मैंने सीक्वेंस कंपोनेंट आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है बेटा। सीक्वेंस कंपोनेंट का अगर आपको लेक्चर देखना है तो आप सीधे मुझे यहाँ पे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। मैं अपना जो मेरा लेक्चर है पूरा, मैंने सीक्वेंस कंपोनेंट पर पूरा लेक्चर पढ़ा रखा है, मैं आपको उसका जो लिंक होगा वीडियो का वो आपको शेयर कर दूंगा। अदरवाइज अगर मैं सीक्वेंस कंपोनेंट की बात करूँ तो देखिए आपका एक होता है बेटा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, लेकिन बेसिक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होता है, 3 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के बारे में आपको बता देते हैं कि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट आपका बैलेंस कंडीशन में भी होता है या आपका अनबैलेंस कंडीशन में भी होता है, सही है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट्स और वोल्टेजेस एग्जिस्ट बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड कंडीशन। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, सेम चीज वोल्टेज पे भी अप्लाई है, आर एग्जिस्ट इन बोथ, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट्स आर एग्जिस्ट इन बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड कंडीशन, ठीक है। सेम अगर इसी तरीके से नेगेटिव सीक्वेंस की बात कर लेते हैं, फिर नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की बात करते हैं, सही है। तो ये हमेशा आपका सिर्फ अनबैलेंस वाली कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा, ये नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट कभी भी बैलेंस कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, सही है। तो ये भी लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सा कंपोनेंट किस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दिस एग्जिस्ट एट अनबैलेंस कंडीशन ओनली, अनबैलेंस कंडीशन ओनली, ठीक है। सेम एक और आपका कंपोनेंट बचा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, तो वो भी लिख लीजिए, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट अगर बेटा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है व्हेन ए फॉल्ट इज इन्वॉल्व विद ग्राउंड, एग्जिस्ट
when a fault is involved with ground। और देखो समझो बात को, आपके क्वेश्चन आपका किस तरीके से बनता है, समझो बात को। पहले जरा इस चीज को मैं सम अप कर दे रहा हूँ, यहाँ मैंने क्या क्या लिख रखा है, किसी को कंफ्यूजन हो। देखो, नेगेटिव सीक्वेंस करंट आर प्रोड्यूस ड्यू टू द अनबैलेंस करंट इन पावर सिस्टम। ठीक है, अब पावर सिस्टम में आपके सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर भी आ रहा है, अल्टरनेटर भी आ रहा है, मोटर भी आ रहा है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन भी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, द फ्लो ऑफ द नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जनरेटर और मोटर इज अनडिजायरेबल। और सही बात है भाई, हम नहीं चाहते कि हमारे सिस्टम में नेगेटिव सीक्वेंस करंट या जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो करे, क्योंकि हम बैलेंस की ही कंडीशन चाहते हैं। दीज करंट शुड सडनली इंक्रीज द टेम्परेचर। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि इन करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो आई स्क्वायर आर, आई का भी स्क्वायर, तो लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे, लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब तीन टाइप के कंपोनेंट है, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट आपका बेटा बैलेंस कंडीशन में भी होता है और अनबैलेंस कंडीशन में भी होता है। एक बात, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की बात करें तो ये आपका सिर्फ अनबैलेंस कंडीशन में ही एग्जिस्ट करता है। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की बात करें तो ये आपका जब आपको कोई फॉल्ट हो रहा हो और ग्राउंड आपका इन्वॉल्व हो, सही, उस केस में। मतलब अनबैलेंस की कंडीशन तो ठीक है कि अनबैलेंस होना तो कंपलसरी है ही, पत्थरी लकीर है ही, लेकिन ग्राउंडिंग वाली कंडीशन भी कंपलसरी है। तो इससे आपके बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जो मैंने जितनी बातें अभी आपको बताई हैं। ठीक है, जैसे देखिए, मैं एक डायग्राम के थ्रू बस 1 मिनट और समझा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टाइम ले गया। देखिए सिंपल, मान लीजिए ये ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल है तो बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है तो मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होगा। ठीक है, फॉल्ट आ गया, मान लेते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट हो गया, सही है, लाइन टू लाइन फॉल्ट हो गया, तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जीरो कब एग्जिस्ट करेगा? जब ये आपका ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच टाइप ऑफ डिस्टेंस रिले इज नॉट अफेक्टेड बाय फॉल्ट आर्क रेजिस्टेंस। ए ऑप्शन दे रखा है बेटा डिफरेंशियल, बी दे रखा है बेटा रिएक्टेंस, सी दे रखा है मोह, और डी दे रखा है आपका इम्पिडेंस। रिपीट कर रहा हूं, विच टाइप ऑफ डिस्टेंस रिले इज नॉट अफेक्टेड बाय फॉल्ट आर्क रेजिस्टेंस। ए दे रखा है डिफरेंशियल, बी दे रखा है रिएक्टेंस, सी दे रखा है मोह, और डी दे रखा है इम्पिडेंस। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिएक्टेंस। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट टिक मारने वाले होते हैं, इसमें टाइम नहीं लगाना होता है। और चलिए मैं थोड़ा सा बेसिक बात बता दे रहा हूँ, यहाँ पे फॉल्ट आर्क रेजिस्टेंस की बात हो रही थी, सही। तो देखो आपकी जो रिलेज होती है, जैसे आपकी मैं बात कर लेता हूँ, रिएक्टेंस रिले हो गई, मोह रिले हो गई, इम्पिडेंस रिले हो गई, ये आपकी क्या होती है? ये होती है आपकी डिस्टेंस रिले, सही है, रिएक्टेंस रिले, मोह रिले और इम्पिडेंस रिले। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, रिएक्टेंस रिले, मोह रिले और इम्पिडेंस रिले। ये आपकी कौन सी रिले की कैटेगरी में आता है? ये आपका बेटा डिस्टेंस रिले में आता है। अब मैं अगर मोह और इम्पिडेंस रिले की बात करूं, तो ये दो जो रिले होती हैं ये आपकी फॉल्ट आर्क रेजिस्टेंस से अफेक्ट होती हैं। मोह एंड इम्पिडेंस रिलेज आर, मैं लिख दे रहा हूं पॉइंट, मोह एंड impedance relays are affected by fault arc रेजिस्टेंस, सही है, या कि मोह रिले की बात होगी। सेम अगर मैं रिएक्टेंस रिले की बात करता हूं तो नॉट अफेक्टेड बाय द फॉल्ट आर्क रेजिस्टेंस। अगर बेटा आपकी रिएक्टेंस रिले की बात करी जाए, नॉट
affected by fault arc रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। देखो आपकी बेटा जो रिएक्टेंस रिले होती है, मोह रिले होती है, इम्पिडेंस रिले होती हैं, ये आपकी तीनों कैसी होती हैं? ये होती हैं आपकी डिस्टेंस रिले की। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फॉल्ट का पता चलता है। सही है, चलिए अब इसमें से भी आपकी मोह और इम्पिडेंस रिले है। सही, ये फॉल्ट आर्क रेजिस्टेंस का अफेक्ट होता है इस पे, लेकिन जो आपकी बेटा रिएक्टेंस रिले होती है, इस पे फॉल्ट आर्क रेजिस्टेंस का कोई भी अफेक्ट या फिर इम्पैक्ट नहीं होता है। चलिए 3 क्वेश्चन अभी और बचे हैं, वो देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 ही ऑप्शन लिख रखे हैं। थेवेनिन थ्योरम रिड्यूसेस टू टर्मिनल नेटवर्क। सही है, वहां मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन एग्जाम में आपका नेटवर्क पूरा ही लिखा हुआ आना है। सही है, थेवेनिन थ्योरम रिड्यूसेस टू टर्मिनल नेटवर्क टू ए ऑप्शन दे रखा है 1 टर्मिनल नेटवर्क। बी दे रखा है बेटा वोल्टेज जनरेटर इन सीरीज विद एन इम्पिडेंस। रिपीट कर रहा हूं, थेवेनिन्स थ्योरम रिड्यूसेस टू टर्मिनल नेटवर्क टू ए है आपका 1 टर्मिनल नेटवर्क और बी है आपका वोल्टेज जनरेटर इन सीरीज विद एन इम्पिडेंस। सही है, तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस टाइप का ही सवाल शायद अभी इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में कराया था मैंने, लेकिन चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। पहले थेवेनिन थ्योरम की बात कर लेते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम की बात कर ले रहे हैं। इसका आपके अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं तो एनी 2 टर्मिनल बाइलेटरल लीनियर नेटवर्क। सही, एनी टू टर्मिनल लीनियर, चलिए डीसी की बात कर लेते हैं। बाई लेटरल, किसकी बात कर लेते हैं? हम बात कर ले रहे हैं डीसी सर्किट की। सही, डीसी सर्किट कैन बी रिप्लेस बाय, तो कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं? यानी 2 टर्मिनल लीनियर बाइलेटरल डीसी सर्किट कैन बी रिप्लेस बाय। सही है, तो इसे हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज रजिस्टर। ये चीज मैंने आपको बताई भी थी। सही, एन इक्विवेलेंट सर्किट बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट consist of voltage source and series रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए आप सिंपल, आपके पास एक डीसी नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क हो गया, ये 2 टर्मिनल हो गए, तो इसे अब मैं किससे, मैं थेवेनिन से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। तो कैसे इसे रिप्लेस करूँगा? यहाँ पे आपका एक लोड रेजिस्टेंस लगा लो, ये आपका आरएल हो गया। सही, तो अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? एक में वोल्टेज सोर्स लगा दे रहा हूँ। सही, ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा VTH, और मैंने क्या बोला है? सीरीज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं एक RTH लगा दे रहा हूँ सीरीज, यानी ये हो गया मेरा RTH, और ये जो ये था, ये मेरा क्या है? लोड रेजिस्टेंस। तो ये किसका स्टेटमेंट होता है? ये होता है थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, सेम इसी तरीके से नॉर्टन का भी देख ले रहे हैं कि भाई नॉर्टन का क्या होता है, क्योंकि बेसिक बात पता होनी चाहिए, सब चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नॉर्टन्स का देख ले रहे हैं। अगर मैं नॉर्टन थ्योरम की बात करता हूं, सही, तो वही सेम स्टेटमेंट है। एनी 2 टर्मिनल बाइलेटरल लीनियर डीसी सर्किट, एनी टू टर्मिनल
बाईलैटरल डीसी नेटवर्क, सही, इसी में हम रिप्लेस कराएंगे, सही है, डीसी नेटवर्क। इसे हम किससे रिप्लेस करा सकते हैं, इसे रिप्लेस करा, जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो होगा आपका, इसमें करंट सोर्स आ जाएगा और एक पैरेलल में रजिस्टर आ जाएगा, सही है। डी सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय, डीसी नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय, या फिर सर्किट लिख लीजिए, डीसी सर्किट कैन बी replaced by equivalent circuit consisting of करंट सोर्स, सही, तो एक तो आपको करंट सोर्स होगा, उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा आपका पैरेलल में रजिस्टर होगा, सही है, करंट सोर्स एंड पैरेलल रजिस्टर, एक आपका पैरेलल रजिस्टर होगा। तो सिंपल वही है कि मान लेते हैं ये आपका कोई नेटवर्क है, ठीक है, और यहाँ पे आपका आरएल हो गया, सही है, वो नेटवर्क है, यहाँ पे आपका आरएल हो गया। तो इसे कैसे रिप्लेस करोगे, देख लेते हैं इसे आप कैसे रिप्लेस करोगे। इसे रिप्लेस करने के लिए सिंपल, एक आपका करंट सोर्स हो जाएगा। अब इस करंट सोर्स पे मैं क्या डिनोट करूंगा, ये करंट सोर्स हो जाएगा, आपका हो जाएगा ISC, सही है। और सेम यहाँ पे मैं पैरेलल में आपका लगा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका ये रजिस्टर हो जाएगा, सही है। ये रजिस्टर आपका किस में होगा, ये आपका पैरेलल में होगा, और उसके अलावा एक आपका लोड रजिस्टर हो जाएगा RL। तो ये सिंपल आपका थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में था, और किसके बारे में था, नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में। ये थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम्स क्या होती हैं, हमारे जो बेसिक इलेक्ट्रिक वाले सर हैं यानी जेई स्टडी पे, उन्होंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। तो आप चाहो तो डायरेक्ट वहाँ से भी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आज से चलिए 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो देखते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. क्वेश्चन क्या है बेटा नेक्स्ट, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन, ए है बेटा लिनियरिटी, बी है ड्यूरेटी, सी है आपकी रेसिप्रोसिटी। रिपीट कर रहा हूं, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन, ए है बेटा लिनियरिटी, बी है आपकी ड्यूरेटी और सी है आपकी रेसिप्रोसिटी। तो क्या होगा आपको बेटा इसका आंसर, इसका आंसर आपका होगा लिनियरिटी, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम आपका लिनियरिटी नेसेसरी होती है। चलिए सुपरपोजिशन थ्योरम, जहां नॉर्टन और थेवेनिन का मैंने स्टेटमेंट लिखा है, सुपरपोजिशन थ्योरम भी 1-2 लाइन लिख लीजिए। वैसे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले सर ने आपको डिटेल में पढ़ाई होगा, लेकिन ये जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंट्स बेटा आप अपने नोट्स में प्रॉपर मेंटेन किया करिए, सही। चलिए तो अगर मैं सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करता हूँ तो बेसिकली है क्या, आप ये लीनियर सर्किट में होती है, तो इन लीनियर सर्किट विद सेवरल सोर्सेस, मैं लिखता जा रहा हूँ, इन लीनियर सर्किट, इन लीनियर सर्किट, कोई लीनियर सर्किट है हमारा आपके पास, इन लीनियर सर्किट विद सेवरल सोर्सेस, सही है। कोई लीनियर सर्किट है, उसमें आपके माना एक से ज्यादा सोर्स हैं, सेवरल सोर्सेस हैं, सही है। तो जो आपका तक जो आपकी करंट होगी वोल्टेज होगी, सही है। और किसी भी एलिमेंट के लिए द करंट एंड वोल्टेज फॉर एनी एलिमेंट इन द सर्किट, द करंट एंड वोल्टेज इन any element of the सर्किट, सही, किसी भी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, सर्किट में कोई भी आपकी एलिमेंट में आपका जो वोल्टेज और करंट होगी वो क्या होगी, वो आपका होगी सम ऑफ करंट एंड वोल्टेज प्रोड्यूस बाय ईच सोर्स एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, इस सम ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस इज सम ऑफ current and
voltages produced by each source सही है, इंडिपेंडेंटली। तो ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। मानो कोई सर्किट है, उसमें एक से ज़्यादा आपके पास सोर्सेस हैं, ठीक है। जब एक से ज़्यादा सोर्सेस हैं तो सबका इंडिविजुअल जो सम होगा वो आपका पर्टिकुलर उस एलिमेंट में कितनी करंट है या फिर उससे अक्रॉस क्या वोल्टेज है उसके बराबर होगा, सही है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल होती है, कहाँ इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सही। जब जितने भी कंपोनेंट हैं आपके सर्किट के सारे कंपोनेंट ऑफ द सर्किट्स शुड बी लीनियर, सही है। सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम applies when all the elements in circuit are लीनियर। जब सर्किट में जितने आपके एलिमेंट है वो आपके लीनियर होने चाहिए। अब चलो लीनियर की अगर बेटा बात कर ले रहा हूँ तो मतलब लीनियर की अगर मैं बात कर ले रहा हूँ तो लीनियर किस में होगा, रजिस्टर केस में होगा, कैपेसिटर केस में होगा और इंडक्टर केस में होगा। विच इज केस फॉर रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, सही है। विच इज केस फॉर रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। और अगर ये चीजें नहीं है, अब मतलब मैं कहना चाह रहा हूं इट इज नॉट एप्लीकेबल टू नेटवर्क कंटेनिंग नॉन लीनियर एलिमेंट्स, सही। इट इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये जो थ्योरम है आपकी, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू नेटवर्क या फिर सर्किट containing नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं सुपरपोजिशन थ्योरम में। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, इन लीनियर सर्किट विद सेवरल सोर्सेस द करंट एंड वोल्टेजेस इन एनी एलिमेंट ऑफ द सर्किट इज सम ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस प्रोड्यूस बाय ईच सोर्स इंडिपेंडेंटली। मतलब कोई भी आपके पास सर्किट है, कोई नेटवर्क, उसमें एक से ज्यादा आपके पास सोर्सेस हैं, ठीक है। तो सबको इंडिविजुअल आप निकालिए और उसे फिर ऐड कर दी, चाहे वो वोल्टेज हो किसी एलिमेंट के अक्रॉस या उसके थ्रू फ्लो वाली करंट है। दूसरा, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाइज व्हेन ऑल द एलिमेंट्स इन सर्किट आर लीनियर, विच इज केस फॉर रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये आपके लीनियर एलिमेंट हो गए, ठीक है। उसके अलावा सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू नेटवर्क कंटेनिंग नॉन लीनियर एलिमेंट्स, सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके ऑब्जेक्टिव्स में बेटा पूछे जाते हैं। तो मैं इसीलिए मैंने सारे पॉइंट आपको डिटेल में समझाए। तो आप जो अपनी प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर रहे हो वहां पे सारे के सारे पॉइंट्स लिखा करिए, ठीक है ना। तो वहां आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। फॉर्म फैक्टर ऑफ सॉटूथ वेव फॉर्म पीरियड ऑफ 3 सेकेंड, ये पीरियड ऑफ 3 सेकेंड है, ठीक है, पीरियड ऑफ 3 सेकेंड एंड पीक वोल्टेज ऑफ 150 वोल्ट इज, ए है 2.155, बी है 2.555, सी है 1.555 और डी है 0.555। रिपीट कर रहा हूं, फॉर्म फैक्टर ऑफ सॉटूथ वेव फॉर्म पीरियड ऑफ 3 सेकेंड एंड पीक वोल्टेज ऑफ 150 वोल्ट इज, ए ऑप्शन है बेटा 2.155, बी ऑप्शन है 2.555, सी ऑप्शन है 1.555 और डी ऑप्शन है 0.555। तो अगर मैं फॉर्म फैक्टर की बात करता हूं तो चलिए ये सॉटूथ तो छोड़िए, अगर बेटा फॉर्म फैक्टर की बात करी जाए तो आपका फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सही है। अगर फॉर्म फैक्टर फॉर्मूले की बात करी जाए तो फॉर्म फैक्टर फॉर्मूला होता है आपका आरएमएस वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू। तो देखिए आरएमएस वैल्यू
डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू, सही है, आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू। अब सॉटूथ वेव फॉर्म की बात कर ले रहे हैं, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ सॉटूथ वेव क्या होती है, देखिए आरएमएस या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ सॉटूथ वेवफॉर्म, सही है। वो आपकी क्या होती है, वो आपकी सिंपली होती है आई मैक्स अपॉन रूट 3। आई मैक्स का मतलब क्या होगा, आई मैक्स का मतलब होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो आई मैक्स अपॉन रूट 3। उसी तरीके से अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं कि भाई एवरेज वैल्यू ऑफ सॉटूथ वेव फॉर्म, अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करता हूं तो एवरेज वैल्यू आपकी क्या होती है, आई मैक्स अपॉन रूट 2। सही है, यहां पे आपका आई मैक्स क्या है, वेयर आई मैक्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यहां पे जो आपकी आई मैक्स है वो क्या है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो चलिए पहले जरा जो डेटा दे रखा है हमें, क्या दे रखा है हमें, टाइम पीरियड। अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड हमें टाइम पीरियड क्या दे रखा है, 3 सेकेंड, सही है, ये हमें 3 सेकेंड दे रखा है। और अगर मैं पीक वोल्टेज की बात करता हूं तो पीक वोल्टेज क्या दे रखा है, 150 वोल्ट। पीक वोल्टेज वैल्यू यहां पे क्या है, 150 वोल्ट। तो अगर मैं वेव फॉर्म बनाता हूं सॉटूथ, तो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगी। अब समझो बात को, यहां पे आपको पीक वोल्टेज क्या दे रखा है, यहां पे आपको पीक वोल्टेज दे रखा है 150 वोल्ट। तो ये वाली एक्सिस हो गई, मान लेते हैं आपकी वोल्टेज की, और ये हो गई टाइम का रेस्पेक्ट में, सही। तो ये जो वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू, ये आपकी क्या है, 150 वोल्ट, ठीक है। टाइम की बात करो, टाइम पीरियड क्या है, 3 सेकेंड है, यानी 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड, 3 सेकेंड का पीरियड है, ठीक है, 3 सेकेंड का पीरियड है। तो यहाँ पे फॉर्म फैक्टर क्या निकल के आएगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे आपके फॉर्म फैक्टर की बात करता हूँ, फॉर्म फैक्टर क्या है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, सही है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहेगा, आई मैक्स डिवाइड बाय रूट 3 डिवाइड बाय आई मैक्स डिवाइड बाय रूट 2। तो ये बेटा आपका क्या सॉल्व होके आएगा, ये आपका आएगा सॉल्व होके √2/3, सही, √2/3। और वैसे शायद एक चीज़ गड़बड़ हो गई है, अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं, सही, तो एक सेकेंड, चीज़ शायद मैंने गलत लिखी है, देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं। टू डिवाइड बाय √3 ये जो आपका सॉल्व होके आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 1.15। तो बेटा एक चीज़ यहाँ पे जो आपका आएगा 1.15, ये सॉल्व होके आपका आ रहा है 1.154। ऑप्शंस यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस 1.154। एक सेकेंड फिर से देख रहे हैं जरा, √2/√3, थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, ब्रैकेट में √2 डिवाइड बाय √3। यहाँ पे बेटा ये जो आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ सॉटूथ वेव फॉर्म होगी वो आपकी 2 होगी, ठीक है। तो यानी यहाँ भी आपका 2 आएगा और ये आपका क्या आएगा, 2/√3। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको लगभग ये आंसर आएगा, ठीक। ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था उस क्वेश्चन में, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है।
तो चलिए, आज के लेक्चर में आपके लिए मैं जितना पढ़ाया है इतना मोर देन सफिशिएंट है। लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर है। अब हो सकता है नहीं पॉसिबल ये 2 दिन में अपलोड हुआ हो, मतलब अपलोड वाली जो बात है वो इस तरीके से हुई हो कि आधा लेक्चर कल अपलोड हुआ हो, आधा लेक्चर आज अपलोड हुआ हो, तो वो मुझे नहीं पता। लेकिन लेक्चर ये बेटा 2 घंटे का ही पढ़ाने की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लग सकें। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2-3 मिनट। देखिए, आज इस लेक्चर के पूरे लेक्चर की स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने शायद आपको 6-7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, 6-7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के बाद फिर 3 शायद मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के कन्वेंशनल क्वेश्चन कराए, जिनसे मुझे ये मेरा मोटिव था कि आपको समझ में आए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। तो वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हुए। उसके बाद फिर मैंने आपको 6-7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। बीच में मेरी पर्सन हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, सही, तो ध्यान से देखा करो, बता दिया करो मुझे यूट्यूब पर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है, लाइव क्लास का मतलब ये है कि हमारा किसी जहाँ बच्चे बैठे होते हैं तो वो बता देते हैं, अरे सर वहाँ मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, यहाँ कोई बताने वाला नहीं होता है। ठीक है, लेकिन खैर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कुछ भी गड़बड़ ना हो। लेकिन कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। टीचर ही हैं, ठीक है, ऊपर भगवान तो नहीं है। खैर चलिए, और एंड ऑफ द लेक्चर 2-3 बातें कहनी होती। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही हमारा जो जेनिक एजुकेशन है, हमारा एक पूरा फुल कोर्स है, सही, फुल वीडियो कोर्स है। इलेक्ट्रिकल का भी है, सिविल का भी है और मैकेनिकल का ही बन रहा है हमारा। मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ तो इलेक्ट्रिकल का बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल में कहानी क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल का कोर्स हमारा लगभग 600 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली है। अब उसमें हमने सारे सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन की, मैंने ही पढ़ाया है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन आपका 100 घंटे से ज़्यादा का कोर्स है। 100 घंटे ज़्यादा मतलब क्या है कि मतलब जैसे सबसे पहले हमने बेसिक्स ऑफ द मशीन पढ़ा दिया। बेसिक ऑफ द मशीन पढ़ाने के बाद हम ट्रांसफार्मर पे पहुँच गए। ट्रांसफार्मर के बाद हम डीसी मशीन पे पहुँच गए, वो पूरा पढ़ाया। उसके बाद फिर हम इंडक्शन मशीन पे पहुँच गए, सही। इंडक्शन में इंडक्शन मोटर भी है, इंडक्शन जनरेटर भी है, डीसी में डीसी मोटर भी है, डीसी जनरेटर भी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम सिंक्रोनस पे पहुँच गए, सिंक्रोनस मोटर भी है, सिंक्रोनस अल्टरनेटर भी है। ठीक है, फिर हम स्पेशल मशीन, इस तरीके से हमने पढ़ाया है। अब जैसे ट्रांसफार्मर पढ़ाया, तो ट्रांसफार्मर में क्या कहानी है। ट्रांसफार्मर में हमने थ्योरी पूरी पढ़ाई, सारे डेरिवेशन कराए, साथ में हमने 20 से 22 लगभग कन्वेंशनल क्वेश्चन कराए, जो आपका SSC JEE में आ चुके हैं या फिर जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, सही है, वो सारे क्वेश्चन कराए। उसके बाद हैंड टू हैंड 250 से 300 लगभग अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, 250 से 300 हमने ट्रांसफार्मर के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ते रहे। फिर ऐसे पावर सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो पावर सिस्टम मैंने पढ़ाया, वो आपका 100 घंटे ज़्यादा सब्जेक्ट है। तो उसमें कहानी क्या है कि जैसे एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम हो गया, उसमें सिंगल लाइन डायग्राम हो गया आपका बेटा, या फिर अंडरग्राउंड केबल हो गया, ओवरहेड इंसुलेटर्स हो गए, सही है, कोरोना हो गया और सेकंड टेंशन हो गया, सब डिटेल में पढ़ा रखा है। उसके अलावा आपका पावर प्लांट, सही है, पावर प्लांट में आपके जितने भी टाइप के पावर प्लांट्स हैं, जैसे भाई थर्मल पावर प्लांट हो गया, डीजल पावर प्लांट हो गया, गैस पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया, सही है, विंड पावर प्लांट हो गया, सब डिटेल में पढ़ा रखे हैं। उसके अलावा वेरिएबल लोड ऑन पावर स्टेशन, जिसमें पूरी जिम्मेदारी आपकी आती है कि भाई डिमांड फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी क्या होती है, सही है, पीक लोड क्या होता है, वो पूरी दुनियादारी है। ठीक है, वो सब पढ़ाया है। उसके अलावा टैरिफ तो है ही आपका, बहुत सारे टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ जो याद आ रहे हैं बस वो बोलते जा रहा हूँ। फिर माना आपके स्विच गियर प्रोटेक्शन पर आ गए, वो स्विच गियर प्रोटेक्शन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जितने टाइप के आपके रिलेज हैं, सही है, फिर प्रोटेक्शन की स्कीम है, ये प्राइमरी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, बैकअप प्रोटेक्शन या फिर सेकेंडरी प्रोटेक्शन कैसे होती है, कैरियर पावर प्रोटेक्शन, ऐसे सब पढ़ा रखा है। जितनी रिलेज हैं, जैसे बुकोल्स रिले हो गई, सही, थर्मल रिले का टाइप में आ जाएगी, वो सारी पढ़ा रखी हैं। उसके बाद सारे सर्किट ब्रेकर पढ़ा रखे हैं कि भाई कितने टाइप के सर्किट ब्रेकर पॉसिबल हैं, जो होते हैं, हर सर्किट ब्रेकर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या डिसएडवांटेज है, कौन सा सर्किट ब्रेकर कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये पढ़ा रखा है। तो इस तरीके से पूरा पावर सिस्टम है ही आपका। फिर पावर सिस्टम एनालिसिस वाला हिस्सा भी है, जिसमें हमने आपको सिंगल लाइन डायग्राम तो हो गया, पर यूनिट सिस्टम, ठीक है, सारा पढ़ा रखा है। उसके अलावा फॉल्ट एनालिसिस की पूरी कहानी है, सही है, फिर स्टेबिलिटी थोड़ा सा है। ठीक, तो इस तरीके से पावर सिस्टम भी आपका 100 घंटे से ज़्यादा का है। नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट आपके और हमने लिए, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सब्जेक्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, यूट्यूब पे भी नहीं मिलने वाले। ये दोनों सेट मेरे ख्याल से मिला के, इन दोनों को मिला के बोल रहा हूँ, लगभग 50 घंटे का राउंड पढ़ाया होगा, सही। 4 सब्जेक्ट हो गए। फिर आपको जैसे हो गया बेसिक इलेक्ट्रिकल, एक और सर ने पढ़ाया, 60 घंटे से ज़्यादा पढ़ाया है। बेसिक इलेक्ट्रिकल हमारे वैसे हमने यूट्यूब पर भी काफ़ी ज़्यादा अपलोड कर रखा है, हो ही रहा है अपलोड। उसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी 50 घंटे से ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ये सब्जेक्ट हमने इंक्लूड कर रखा है, ये भी 30 से 40 घंटे का है। तो खैर अगर मैं ओवरऑल कोर्स की बात करूँ तो 600 घंटे का होगा लगभग, अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ। 500 से ज़्यादा कन्वेंशनल क्वेश्चन करा रखे हैं, 3 से 4 हज़ार के बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन करा रखा है। ठीक है, साथ में हमने प्रैक्टिस सेट्स ऑफ क्वेश्चन भी दे रखे हैं, टेस्ट सीरीज में इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर
वो कोर्स आप बाय करना चाहो, वो पेड कोर्स है, वो भी आप बाय कर सकते हो। आप सीधे हमारी जेनिक एजुकेशन की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। तो जेनिक एजुकेशन की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मेरे ख्याल से 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हो। अदरवाइज़ हमारे 4 ऑफलाइन ऑफिसेस हैं। एक हमारा ऑफिस है कोरबा छत्तीसगढ़ में, दूसरा ऑफिस है हमारा भिलाई छत्तीसगढ़ में, तीसरा ऑफिस है हमारा पटना बिहार में, और चौथा ऑफिस है हमारा इलाहाबाद या प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। सही है। तो वहाँ से आप डायरेक्ट जाके भी ले परचेज कर सकते हो। वहाँ शायद कुछ मे पॉसिबल 5% सस्ता ज़्यादा मिले, ठीक है। तो और कोई क्वेरी हो आपको पेड कोर्स रिगार्डिंग तो आप सीधे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर दो, मेरी तरफ से आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। इतनी बात तो कोर्स की हो गई। और वीडियो कोर्स बेटा क्यों बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, किसी और का लो, बात की बात है कि देखिए जैसे आपका टाइम बेटा बहुत क्रूशियल है और बहुत कीमती है। किसी कोचिंग में पढ़ने जा रहे हो, कोचिंग में कहानी क्या है, अच्छी बातें जा रहे हो तो आने का टाइम भी तो लग रहा है, जाने का टाइम भी लग रहा है, ठीक है। एक बार में वहाँ सर ने पढ़ाया, समझ में नहीं आया, तो अब दोबारा थोड़ी रिपीट हो रही है कहानी। हमारे कोर्स में क्या एक बार क्या 10 बार सुनो रिपीट कर करके, समझ में तो आना ही है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कोर्स में पॉजिटिव बात क्या है हमारे कोर्स में कि कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कहने का सेंस क्या है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मन होता है रात के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पढ़ाई करें, तो कोचिंग में तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन कोर्स में, हमारे कोर्स में पॉसिबल है भैया, रात के 10 बजे आपको मन करता है 10 बजे पढ़ो, रात के 2 बजे पढ़ने का मन करता है 2 बजे पढ़ो। अब आपके साथ कहानी क्या है, माना बस में ट्रैवल कर रहे हो, जब बस में ट्रैवल कर रहे हो 6 घंटे का सफ़र है, खटाक से अपना मोबाइल निकालोगे, ईयरफोन लगाओगे, गाने सुनना स्टार्ट करोगे, नहीं भाई। जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तब तक आपका टाइम बेटा बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। हमारा नहीं, किसी और का समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनो पढ़ाई करो। तो हमारे कोर्स में क्या है, सिंपल अपना वीडियो प्ले करो और हमारा 6 घंटे का सफ़र है, टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कर लो, रिवाइज कर लो, लेक्चर सुनते रहो अपना। तो वीडियो कोर्स से बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत है मुझसे पूछ सकते हैं। और पूरे लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया है उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब पे कमेंट करके बताओ। और अगर मैंने आपसे कहीं बोल रखा है कि ये टॉपिक मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है तो मुझे बता दो, मैं उसका वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको शेयर कर दूँगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।